माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोगों को बीए थर्ड सेमेस्टर से भारत में राजनीतिक प्रक्रिया पेपर पढ़ा रहा था और भारत में राजनीतिक प्रक्रिया जो प्रश्न पत्र है उसका मैंने सारा वीडियो अपलोड कर दिया है। जैसा कि अब परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली हैं, किसी भी विश्वविद्यालय में 15 तारीख से, कहीं 19 तारीख से, यानी कि इस दिसंबर मध्य में परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। कुछ विश्वविद्यालयों में जो प्रश्न पत्र का प्रारूप है वह वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव टाइप है। परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ विद्यालयों में भी डिस्क्रिप्टिव यानी कि निबंधात्मक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की डिमांड पर कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार किया हूं और यह जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है यह मैं चैप्टर वाइज तैयार किया हूं। पूरे चैप्टर से मैंने तैयार नहीं कर पाए हैं, लेकिन कुछ चैप्टर से मैंने तैयार किए हैं जो आप लोगों की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। आप सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि वे इस वीडियो को जरूर देखें और इस वीडियो से अधिकांशतः प्रश्न वस्तुनिष्ठ रूप में पूछे जाएंगे। आप लोगों की परीक्षाओं में अधिकांशतः प्रश्न वस्तुनिष्ठ के रूप में पूछे जाएंगे, जिससे कि इस वीडियो से जो मैंने प्रश्न पत्र तैयार किया है, जो मैंने वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन तैयार किए हैं, और जैसा कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिख पाना संभव नहीं है, इसलिए उन प्रश्नों को मैं वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में आप सभी लोगों को प्रस्तुत कर रहा हूं। तो भारत में राजनीतिक प्रक्रिया से क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। पहला चैप्टर है उत्तर औपनिवेशिक भारत में लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया और दूसरा चैप्टर है अर्धसंघात्मक। इसी तरह से मैं आपको अधिकांश चैप्टर से वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में प्रश्न प्रस्तुत करूंगा। तो आइए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। अध्याय 1 है उत्तर औपनिवेशिक भारत में लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया एवं लोकतंत्र के आयाम। शुरू करते हैं हम। देखिए, उत्तर औपनिवेशिक भारत में लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया एवं लोकतंत्र के आयाम। यहाँ लोकतांत्रिकरण यहाँ गलत टाइप हो गया है। चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। दूसरा क्वेश्चन है भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? तो जब भारत हमारा आज़ाद होता है तो पहला चुनाव 1951 और 52 में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। संविधान लागू होने पर मताधिकार की आयु निश्चित की गई थी 21 वर्ष। जैसा कि जब हमारा भारतीय संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, हमारा संविधान कब लागू होता है? 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है, तो संविधान के अंतर्गत मताधिकार की आयु जो होती है वह 21 वर्ष निश्चित की जाती है। अब मताधिकार की आयु कब 18 वर्ष की गई? मताधिकार की आयु पहले 21 वर्ष होती है, लेकिन बाद में 61वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1989 में मताधिकार की आयु 18 वर्ष कर दी जाती है। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। भारत में राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता कब दी गई? भारत में राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता कब दी गई? 1985 में एक 92वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम लाया जाता है और इसके तहत दल बदल विरोधी कानून बनाए जाते हैं और इसी कानून के अंतर्गत राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं।
स्वतंत्रता पश्चात प्रांतों में पहली बार कब चुनाव हुआ था? तो स्वतंत्रता पश्चात प्रांतों में पहली बार चुनाव होता है 1952 में। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। सामुदायिक विकास योजना कब लागू की जाती है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को लागू की जाती है। इसको लागू करने वाले जवाहरलाल नेहरू होते हैं, जवाहरलाल नेहरू। ग्रामीण विकास के लिए, ग्रामों के उत्थान के लिए सामुदायिक विकास योजना लागू की जाती है 2 अक्टूबर 1952 को। क्वेश्चन नंबर 8 है। पंचायती राज व्यवस्था के लिए बलवंत राय मेहता समिति कब नियुक्त की जाती है? तो पंचायती राज व्यवस्था के लिए बलवंत राय मेहता समिति 1957 में नियुक्त की जाती है। जैसा कि नेहरू जी ने देखा कि ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम कार्य नहीं कर रहा है, इसमें जो अधिकांश पैसे आते थे वह अधिकारियों की जेब में ही चले जा रहे हैं, तो ऐसे में ग्रामीण स्वशासन को उन्नति बनाने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता समिति की नियुक्ति की थी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की योजना किसने प्रस्तुत की? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की योजना बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा प्रस्तुत की गई। बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1958 में आती है, 1958 में आती है, 1957 में गठित की जाती है। और इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज योजना का सिफारिश इन्होंने किया। और पहले यानी कि निम्न स्तर पे ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पे क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पे यानी कि उच्च स्तर पे जिला पंचायत की इन्होंने संस्तुति की थी। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। किस समिति ने पंचायत व्यवस्था के लिए द्विस्तरीय संरचना प्रस्तुत किया था? तो द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की संरचना अशोक मेहता समिति ने, यानी कि अशोक मेहता समिति ने प्रस्तुत किया था। एक मंडल पंचायत और एक जिला पंचायत। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। अशोक मेहता समिति की नियुक्ति कब की गई? अशोक मेहता समिति की नियुक्ति 1977 में की जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला 12। पंचायती राज व्यवस्था हेतु 4 स्तरीय संरचना किसने प्रस्तुत की थी? तो पंचायती राज व्यवस्था हेतु 4 स्तरीय संरचना डॉक्टर पी.वी. के राव समिति के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। डॉक्टर पी.वी. के राव के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। यह जो 4 स्तर होते हैं, पहला होता है राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद। जिला स्तर पर इन्होंने राज्य स्तर पर सुझाव दिया था और जिला स्तर पर भी सुझाव दिया था। मंडल स्तर पर मंडल पंचायत और ग्राम स्तर पर ग्राम सभा। ग्राम स्तर पर इन्होंने ग्राम सभा का सुझाव दिया था। तो पंचायती राज व्यवस्था हेतु 4 स्तरीय संरचना डॉक्टर पी.वी. के राव के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। डॉक्टर एल.एम. सिंघवी समिति की नियुक्ति की गई 1986 में। पी.के. थुंगन समिति, यह क्या है? थुंगन पी.के. थुंगन समिति की नियुक्ति कब की जाती है? 1988 में की जाती है पी.के. थुंगन समिति की नियुक्ति। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। 64वां संवैधानिक संशोधन 1989 में किस संदर्भ में प्रस्तुत किया गया था? तो आपको बता दें कि 64वां संवैधानिक संशोधन ग्रामीण स्वशासन से प्रस्तुत किया गया था और 65वां संवैधानिक संशोधन जो 1989 में प्रस्तुत किया जाता है, यह नगरीय प्रशासन से प्रस्तुत किया जाता है। नगरीय प्रशासन से प्रस्तुत किया जाता है। और जैसा कि थुंगन समिति और सिंघवी समिति ने ये सुझाव दिया था कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए, उस संदर्भ में यह प्रस्तुत किया जाता है 1989 में, लेकिन यह पारित नहीं हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब प्रस्तुत किया गया था? तो 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 में प्रस्तुत किया जाता है। जैसा कि 64वां और 65वां जब पारित नहीं हो पाता है
पंचायती राज व्यवस्था से, तो 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 में पारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया? 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम संसद द्वारा 22 दिसंबर 1992 को पारित किया जाता है। 73वां संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया? जब 73वां संवैधानिक संशोधन 22 दिसंबर 1992 को पारित हो जाता है, तो 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम को 24 अप्रैल 1993 को लागू कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 11वीं अनुसूची में 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा जो विषय बनाए गए हैं, यानी कि ग्रामीण स्वशासन से, ग्रामीण पंचायत से, तो 11वीं अनुसूची ग्रामीण पंचायत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 11वीं अनुसूची संविधान के किस भाग में जोड़ी गई है? तो यह भाग 9 में जोड़ी गई है। जो 11वीं अनुसूची है संविधान के भाग 9 में जोड़ी गई है। 12वीं अनुसूची भी भाग 9 में जोड़ी गई है। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। 74वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? 74वां संवैधानिक संशोधन नगरीय प्रशासन से संबंधित है। इसमें भी इन्होंने नगरीय यानी कि नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था, त्रिस्तरीय प्रशासन का निरूपण किया गया है 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में। यानी कि निम्न स्तर पर जो होगी नगर पंचायत होगी, और फिर उससे मध्यवर्ती स्तर पर नगर पालिका होगी, उससे उच्च यानी कि जिन शहरों की आबादी बहुत ज़्यादा है, 10 लाख से अधिक है, वहाँ पर नगर निगम की स्थापना की गई है। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 12वीं अनुसूची जो है वह नगरीय प्रशासन से संबंधित है और यह 74वां संवैधानिक संशोधन इसमें समाहित है। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, 74वां संवैधानिक संशोधन कब लागू किया गया? 74वां संवैधानिक संशोधन 1 जून 1993 को लागू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं और 11वीं अनुसूची में 29 विषय, यानी ग्रामीण स्वशासन से 29 विषय हैं और नगरीय प्रशासन से कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश में है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश में है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। पूरे विश्व में अगर कहीं लोकतंत्र है जिसको हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं तो वह स्विट्जरलैंड में नज़र आता है। अधिकांश देशों में प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जिसको हम प्रतिनिध्यात्मक शासन प्रणाली भी कहते हैं। डेमोक्रेसी किस भाषा से लिया गया है? डेमोक्रेसी जो है वह ग्रीक भाषा से लिया गया है, यानी कि डेमोस और क्रेशिया। डेमोस का मतलब होता है जनता और क्रेशिया का अर्थ होता है सरकार, जनता की सरकार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। अध्यात्म शासन व्यवस्था वाला देश है, तो हमने इससे भी कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं अर्ध संघात्मक से। क्वेश्चन नंबर 30 है, फेडरेशन ऑफ वेस्ट इंडीज का जन्म किस वर्ष हुआ था? फेडरेशन ऑफ वेस्ट इंडीज का जन्म 1958 में होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, यूनियन शब्द, ये जो यूनियन शब्द है हमारे संविधान में यूनियन शब्द समाहित है। यूनियन शब्द किस देश की देन है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है यूनियन शब्द। क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं। भारत वस्तुतः एक संघात्मक राज्य नहीं है वरन अर्धसंघीय है, यानी कि भारत को अर्धसंघीय किसने कहा था? केसी व्हीयर ने। यहाँ पर व्हीयर गलत प्रिंटिंग हो गया है, केसी व्हीयर ने कहा था कि भारत एक अर्धसंघीय राज्य है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत का ढांचा संघात्मक है परंतु आत्मा एकात्मक है।
एकात्मक है। आत्मा एकात्मक है, यह किसने कहा था? भारत का ढांचा संघात्मक है परंतु आत्मा एकात्मक है। किसका कथन है? यह कथन है एम.बी. पायली का। राज्यों से संबंधित जो आयोग गठित किए गए हैं उनके संबंध में अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में होता है। क्वेश्चन नंबर 35। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं, 100 विषय हैं। पहले इनकी संख्या कितनी थी? 98 थी, फिर 99 होती है। अब वर्तमान में संघ सूची में कुल 100 विषय सम्मिलित हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो राज्य सूची में 61 विषय हैं। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। पहले राज्य सूची में जो थे 66 विषय थे, समवर्ती सूची में 47 विषय थे। तो राज्य सूची के विषयों को कुछ काटकर समवर्ती सूची में रख दिया गया है। समवर्ती सूची में इसमें 52 विषय हो गए हैं और राज्य सूची में 61 विषय हो गए हैं। समवर्ती सूची पर कानून निर्मित करने का अधिकार किसको है? जैसा कि क्वेश्चन नंबर 38 है, समवर्ती सूची पर कानून कौन बनाता है? केंद्र और राज्य दोनों बनाते हैं कानून। लेकिन यदि किसी विषय पर, समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य सरकार ने भी कानून बना दिया है और उसी विषय पर केंद्र सरकार भी कानून बनाती है, तो ऐसे में केंद्र द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा और राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया कानून निरसित हो जाता है। यानी कि प्रबलता किसकी होती है? केंद्र सरकार की होती है। शिक्षा किस सूची में सम्मिलित है? यानी सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यह अधिकांश परीक्षाओं में आते हैं कि शिक्षा किस सूची में रखी गई है। शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। शिक्षा पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकारें भी कानून बनाती है। क्वेश्चन नंबर 40 है, आपातकाल में भारतीय संघ का ढांचा हो जाता है एकात्मक। यानी कि जब इमरजेंसी लागू होती है तो भारतीय संघ का ढांचा क्या हो जाता है? एकात्मक। सब कुछ राष्ट्रपति के अधीन हो जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं। भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा से ली गई है। हालांकि अमेरिका में भी है संघात्मक शासन व्यवस्था और कनाडा में भी है। तो हमारी शासन व्यवस्था, संघीय शासन व्यवस्था कनाडा से मिलती जुलती है। हमारी भारतीय संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 42। भारत का संविधान अर्धसंघीय है, किसने कहा है? केसी वियर। एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है, केसी वियर। किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है? जैसा कि अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा 2/3 से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय स्तर का घोषित कर दे तो उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को हो जाता है, यानी कि संसद को हो जाता है। भारत में नागरिकता कैसी है? क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत में नागरिकता जो है वह एकल है या इकहरी नागरिकता? हमारे यहाँ इकहरी नागरिकता है, जबकि अमेरिका में दुहरी नागरिकता है। यानी कि एक अमेरिका में रहने वाला एक व्यक्ति वर्जीनिया का भी निवासी होता है, वर्जीनिया का भी नागरिक होता है और अमेरिका का भी होता है। वह जब वर्जीनिया में रहता है तो वर्जीनिया की सुविधाएं प्राप्त करता है, वहीं जब वर्जीनिया से बाहर निकलता है तो वह अमेरिकी संघ की सुविधाएं प्राप्त करने लगता है। लेकिन हमारे भारतीय संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत, भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत सभी नागरिकों को एकहरी नागरिकता प्रदान की गई है। हम चाहें तमिलनाडु चले जाएं या पंजाब चले जाएं, हमें जो भारत की है वही सुविधाएं हर जगह प्राप्त होंगी। क्वेश्चन नंबर 45 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त होता है? यानी कि किसे दिया गया है अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार? तो अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संघीय संसद को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 46, अखिल भारतीय सेवा की स्थापना कौन करता है? तो अखिल भारतीय सेवा की स्थापना राज्यसभा के द्वारा की जाती है अनुच्छेद 312 के तहत। इसी में राज्यसभा को शक्ति प्रदान की गई है कि वह अखिल स्तर पर भारतीय प्रशासनिक सेवाओं का सृजन कर सकता है। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब की गई? तो भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना जून 1990 में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 48 है, अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान, अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान, ये प्रधान गलत हो गया है। अंतर्राज्यीय
यहाँ पर अंतर्राज्यीय यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी अंतर्राज्यीय होगा, ये गलत है। अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान अनुच्छेद 263 में है। योजना आयोग की स्थापना कब की गई? योजना आयोग की स्थापना 1950 में की जाती है। योजना आयोग है संविधान निर्तर संस्था। योजना आयोग जो होती है वह संविधान निर्तर है, यानी कि इसका योजना आयोग का प्रावधान संविधान में नहीं दिया गया है, संविधान में नहीं दिया गया है। इसका संविधान के किसी अनुच्छेदों में योजना आयोग का वर्णन नहीं है। तो इस तरह से योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था है।